दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 21 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे जेरूसलम में बजे सायरन्स। एक दिन में दूसरी बार हाउथीज ने किया इसराइल पर मिसाइल हमला। यमन पर अमेरिका ने लगातार 5वीं रात भी किए एयर स्ट्राइक्स। अब तक 53 लोग हलाक। यूएस ने इसराइल से कहा हाउथीज पर हमला ना करना, उन्हें हम हैंडल करेंगे। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स जारी। पिछले एक दिन में 91 फलस्तीनी शहीद। इजिप्ट ला रहा नया सीज फायर प्लान। इसराइल और हमास के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश। हमास का अरब लीग और ओआईसी से मुतालबा, गजा के लिए फौरन एक्शन लेने की डिमांड। लेबनान पर इजराइल की नई एयर स्ट्राइक्स, हिजबुल्लाह की साइट्स को निशाना बनाने का दावा। और अमेरिका का ईरान पर नया इकोनॉमिक अटैक। ऑयल एक्सपोर्ट पर किया हमला। ईरान की हजारों करोड़ की कमाई की ठप। सबाल खैर। आप कहेंगे हेडलाइंस तो खैर वाली नहीं थी, फिर सबाल खैर क्यों? लेकिन फिर भी हर बार उम्मीद रखनी चाहिए। सवाल खैर। हाउथीज के हमले से जेरूसलम में सायरन्स बजे हैं। इसराइल ने कहा है कि यमन से आई मिसाइल को उसने गिरा दिया है, ये दावा किया है। जेरूसलम एरिया में जुमेरात की रात को एयर रेड सायरन्स बजे जब यमन से एक और मिसाइल लॉन्च की गई। ये 24 घंटों में हाउथीज की तरफ से इसराइल पर दूसरा हमला था। इससे पहले भी हमला हुआ था सुबह में। इजरायली एयरफोर्स ने इंटरसेप्शन सिस्टम से हाउथीज की इस मिसाइल को भी गिराने का दावा किया, जबकि हाउथीज का एक दावा है कि उनकी मिसाइल अपने टारगेट पर इसराइल के जिस इलाके पर मारी थी वो जाकर लगी है। यमन के हमले का असर क्या हुआ, इसे अगर आपको समझना है तो आप समझ लीजिए इन 3-4 पॉइंट्स है, क्योंकि यही अहम है। भले ही इसराइल ये कह रहा हो कि इसराइल के एयर स्पेस में आने से पहले हमने उसे गिरा दिया, लेकिन ये पॉइंट्स कुछ और कहते हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स टेम्परली रोक दी गई, ये असर हुआ पहला। दूसरा, लैंडिंग और डिपार्चर कुछ वक्त तक के लिए डिस्टर्ब हुए। तीसरा, एल अल जो इजरायली एयरक्राफ्ट कंपनी है सबसे बड़ी, उसकी एक फ्लाइट उसको हवा में ही चक्कर लगाने पड़े जब तक क्लियरेंस नहीं मिली। इट मीन्स कि एयर स्पेस में आ चुकी थी। हालांकि कुछ ही देर बाद फ्लाइट्स नॉर्मल हो गई। इससे पहले कल शहर के वक्त भी सुबह हाउथीज ने इसराइल पर 2 मिसाइल्स से हमला किया था और उसे भी इंटरसेप्ट करने का दावा इसराइल ने किया था। अब इन हमलों के नतीजे क्या हो सकते हैं? यमन से मिसाइल हमले बढ़ रहे हैं जो इसराइल के अंदर फ्लाइट्स और सिक्योरिटी को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। कल जब सुबह हमला हुआ था हाउथीज का, तब सेटर्स बहुत तेजी से भागे थे शेल्टर्स की तरफ और उनमें 13 लोग भगदड़ में जख्मी हो गए थे और 2 को बताया था कुछ पैनिक अटैक आया था। यमन के हाउथीज कह रहे हैं कि तुम्हारा छुप छुप कर रहना ही मुकद्दर है, जबकि उधर इसराइल का जो मेहरबान दोस्त है अमेरिका, वो लगातार हाउथीज के ठिकानों पर यमन में हमले कर रहा है, जैसा कि हमने बताया कल भी किया। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बता दें कि यमन पर अमेरिका ने लगातार 5वीं रात भी एयर स्ट्राइक्स किए हैं। उनके फाइटर जेट्स ने किए हैं और उनके नेवल शिप्स ने भी किए हैं। यमन के अल मसीरा टीवी ने रिपोर्ट किया कि यूएस फोर्सेस ने हुदैदा और सादा पर 4 नई एयर स्ट्राइक्स किए हैं। जुमेरात और जुमे की, हमारी जुमा लग गई थी रात, उनकी जुमेरात की रात थी। सैटरडे से लेकर अब तक अमेरिका ने मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए हैं यमन पर, जिनमें 53 लोग हलाक हो चुके हैं कुल। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका की इन स्ट्राइक्स और मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशंस दोनों बढ़ रहे हैं। अमेरिका की ये स्ट्राइक्स भी बढ़ रही हैं, मिडिल ईस्ट में टेंशन भी बढ़ रही है, जो गजा, इसराइल और यमन तक फैल चुकी है। इससे पूरे रीजन में एक नई तरीके की टेंशन बढ़ रही है, जबकि अमेरिका का ये कहना है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को बचाने के लिए हाउथीज पर हमला कर रहे हैं और हम उन्हें पूरा एलिमिनेट कर देंगे। इसीलिए इसराइल को भी मना किया कि तुम गजा देखो, इनसे हम निपटेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका की तरफ से ये बयान है। इस खबर को भी हम आपको खोलकर बता देते हैं जो अमेरिका ने कहा है। अमेरिका ने इसराइल से कहा है कि तुम हाउथीज पर हमला ना करना, उन्हें हम हैंडल करेंगे। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल से कहा कि वो यमन में हाउथी टारगेट्स पर अटैक न करें। यूएस का कहना है कि लीव इट टू अस, यानी हाउथीज का मामला हम संभालेंगे, ये हम पर छोड़ दो। इसराइली ऑफिशियल्स अभी डिस्कशंस कर रहे हैं कि क्या यमन से आने वाली मिसाइलों का जवाब हमारी तरफ से दिया जाए या इसका अमेरिका को ही जिम्मा पूरा सौंप दिया जाए कि वो ही जाकर हाउथीज से निपटें। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि इसराइल यूएस की बात मान लेगा और खुद अटैक नहीं करेगा। उधर ट्रंप की सख्त वार्निंग के बावजूद हाउथीज लगातार इसराइल पर मिसाइल दाग रहे हैं, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में
पूरे मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में टेंशन्स और बढ़ सकती है। मैं हमेशा उर्दू के लफ्ज़ आपको बता देता हूँ, मशरिक़ वस्ता, मिडिल ईस्ट। बढ़ते हैं आगे। अब गज़ा की खबरें ले लेते हैं। इसराइल के गज़ा में हुए कल के हमलों में शहीद होने वालों की तादाद बढ़ गई है। इधर इसराइल के गज़ा पर ताज़ा हमले भी जारी हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हल्के हल्के करके सामने आने के इम्कान हैं। दोपहर तक मैं आपको बताऊंगा कि ताज़ा जो रात शहर में हमले हुए उनसे क्या नुकसान हुआ। गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इसराइली एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशंस के नतीजे में कल यानी जुमेरात को 91 और फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जब हमने लास्ट आपको अपडेट दी थी उसमें 71 की तादाद शाम तक की और रात तक बढ़ गई। दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए हैं। कल भी आज भी ऐसी खबरें हैं। 2 महीने के सीज़ फायर के बाद इसराइल ने एक और बड़ा हमला शुरू कर दिया है। ग्राउंड अटैक भी हो रहा है। इसराइली जेट प्लेन्स ने रेजिडेंशियल एरियाज़ पर, रिहायशी इलाकों पर लीफलेट्स, वो जो हवाई जहाज़ से पर्चे होते हैं, वो गिराए हैं। इसमें लोगों को बेत लाहिया, बेत हनून, शेजाया और खान यूनिस के इलाकों से निकलने का हुक्म दिया गया है। गज़ा के लोग फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हैं। इसराइल का ये नया मिलिट्री ऑपरेशन एक और तबाही ला सकता है, इसके इम्कान साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल के हमलों को रोकने के लिए इजिप्ट ने नया सीज फायर प्लान पेश किया है। इसराइल के गज़ा पर नए ब्रूटल अटैक्स के नतीजे में 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को 3 दिनों में शहीद कर दिया गया। कहीं यह आंकड़ा 900 से ज़्यादा है, क्योंकि रोया न्यूज़ ने परसों ही कहा था 900 कुछ लोग शहीद हो गए। अभी फ़िलहाल 700 से ज़्यादा कहा जा रहा है। अब इस कत्ल गारत को रोकने के लिए इजिप्ट और कतर ने सीज फायर बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। इजिप्ट ने इसराइल और हमास से नया सीज फायर प्लान डिस्कस करना शुरू कर दिया है। इजिप्शियन और कतरी फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक फ़ोन कॉल के ज़रिए सीज फायर को रिवाइव करने पर बात की, यानी कि फिर से उसे ऑक्सीजन देने पर बात की। काहिरा में इसराइल और हमास की नेगोशिएटर्स के साथ बातचीत जारी है। ये एक डेलीगेशन हमास का जुमेरात की रात को काहिरा पहुंचा था। अब इस नए प्रपोजल में क्या लचीलापन और क्या ऐसी शर्तें हैं इजिप्ट के प्रपोजल में जिस पर दोनों दुश्मन राजी हो जाएंगे, हमास और इजराइल, इसके बारे में फिलहाल कोई हिंट नहीं दिया गया है इस खबर में या इससे मुतालिक किसी भी खबर में, क्योंकि जब ये दोनों राजी हो जाएंगे तभी शायद दुनिया के सामने ये बात आएगी कि ये शर्तें क्या हैं। अभी हो सकता है दोनों ने ही ये रिक्वेस्ट की हो, हमास ने भी और इसराइल ने, कि दुनिया के सामने इन शर्तों को मत लाएं, हम अभी इसे रिव्यू कर रहे हैं, हम मशवरा करेंगे और अपना जवाब देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमास ने एक बड़ी अपील की है OIC से और अरब लीग से कि गज़ा के लिए फ़ौरन एक्शन लेने का मुतालबा किया है। हमास ने फ़ौरन एक्शन लीजिए कहा है OIC से। क्या ये चाहता है हमास के प्रेशर बनाया जाए तेल बंद करने की बात कह के? हमास का कहना है कि गज़ा में मुसलसल घेराबंदी और लोगों को भूखा रखने के अलावा कत्लेआम हो रहा है। अरब लीग और OIC फ़ौरन मुदाखलत करें ताकि ब्लॉकेट ख़त्म हो। हमास ने कहा कि मीडिएटर्स के ज़रिए सीज़ फायर और इसराइल को उसके अहद पर कायम रहने पर मजबूर भी किया जाए। तो हमास की कोशिश है कि अरब कंट्रीज़ एक प्रेशर मेंटेन करें। क्या वो प्रेशर मेंटेन कर पाएंगी इसराइल पर, या सिर्फ मीटिंग खेलेंगे? आई डोंट नो। कोशिश ये कर रहा हूँ आज छोटी छोटी खबरें आपको बताकर हर और पूरी डिटेल में ना जाऊं, ताकि आपको कई खबरें मिल जाएं। उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूं और अगली खबर का रुख करता हूं। गज़ा की एक मेन सड़क है सलाह अल दीन, ये पूरी गज़ा पट्टी को जोड़ती है नॉर्थ से साउथ तक। इसराइल ने इसे बंद करने का फैसला किया है। नई पाबंदी, समझ लीजिए, इसराइल ने फ़लस्तीनियों को सलाह अल दीन रोड से सफ़र करने से मना कर दिया है। ये रोड तेल अवीव ने पहले नॉर्थ और साउथ गज़ा के दरमियान सेफ पैसेज के तौर पर तय की थी, अब इसे बंद कर दिया गया। इस सेफ पैसेज बंद है। इसराइली फौज का ऑपरेशन, आप समझिए कि नेटजारिम कॉरिडोर जो गज़ा के नॉर्थ और साउथ को अलग करता है, यहाँ नेटजारिम कॉरिडोर में इसराइली फौज आगे बढ़ रही है। यह ऑपरेशन लगातार तेज हो रहा है। इसराइली फौज का बयान भी समझ लीजिए। फौजी स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अपनी सेफ्टी के लिए सलाह अल दीन रोड पर सफ़र ना करें गज़ा के लोगों से। हमास का रद्द अमल इस पर आया। हमास ने इस फैसले को गज़ा सीज़ फायर और प्रिजनर एक्सचेंज मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करार दिया है। अब बात लेबनान की, जहां एक बार फिर से इसराइल ने नए हमले किए हैं। IDF ने लेबनान की बीका वैली में एक मिलिट्री साइट पर हमला किया जो उनके मुताबिक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थी, यानी इसराइल के मुताबिक वहां पर हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज़ अंजाम दी जा रही थी। इसराइल हिजबुल्लाह को
टेरर ऑर्गेनाइजेशन बुलाता है। हिजबुल्लाह भी इसराइल के बारे में ऐसे ही ख्याल रखता है। इसराइली फौज ने उन मकामात पर भी हमले किए जहां रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद होने का दावा किया गया और जहां हिजबुल्लाह की सरगर्मियां देखी गई थी। ये आईडीएफ का बयान है। अब वहां क्या था और क्या नहीं पता, क्योंकि इस पर हिजबुल्लाह का कोई बयान नहीं आया है। वो आता तो हम आपके साथ शेयर जरूर करते। अब खबर उस मुल्क की जो अमेरिका के सबसे ज्यादा निशाने पर है, ईरान। ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका लगातार उसके ऑयल एक्सपोर्ट को चोट दे रहा है और कल भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसा ही किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने जुमेरात को, थर्सडे को, नए ईरान रिलेटेड सैंक्शंस इशू किए, नई पाबंदियां। इसमें एक इंडिविजुअल, एक शख्स और कुछ एंटिटीज और वेसल्स को, जहाज़ों को टारगेट किया गया जो ईरानियन ऑयल ट्रेड से लिंक्ड हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। ये सब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान पर प्रेशर कैंपेन का हिस्सा है। उन्होंने कहा था ना, मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, ये वही है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने प्रेस रिलीज में कहा कि टी पॉट रिफाइनरी का ईरानियन ऑयल खरीदना ईरान की हुकूमत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक सहारा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है। ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर बताया है अमेरिका ने, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने। उन्होंने आगे कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह से इस रेवेन्यू को, ईरान की इस कमाई को कट करने का इरादा रखता है जो तेहरान के टेरर फाइनेंसिंग और न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। यानी टी पॉट रिफाइनरी को ईरान जो तेल बेचता था उस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, ये इल्ज़ाम लगाकर कि इससे होने वाली कमाई से ईरान दुनिया भर में दहशतगर्दों को हथियार और पैसे से मदद करता था, जबकि इसका असली मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है। अमेरिका की नज़र में दहशतगर्द कौन है और कौन बेगुनाह है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अमेरिका के सैंक्शंस का नया टारगेट एक चाइनीज़ रिफाइनरी लुकिंग पेट्रोकेमिकल्स है, जिसे यूएस ट्रेजरी ने अक्यूज़ किया है कि उसने $500 बिलियन का ईरानी तेल, ईरानी क्रूड ऑयल खरीदा है। $500 बिलियन का। ये रिफाइनरी अलेजली उन जहाज़ों से ऑयल रिसीव कर रही थी जो यमन के हाउथीस और ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्म फोर्सेस लॉजिस्टिक्स से लिंक्ड हैं। कि हाउथीस के भी जहाज़ हैं इसमें शामिल, ये तेल ढोकर लाने वाले, और ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसे डिफेंस मिनिस्टर को तो परसों ही पाबंद कर दिया है, ऑयल मिनिस्टर को, माफ़ कीजिएगा, डिफेंस नहीं, ऑयल मिनिस्टर को। तो उन लोगों से लिंक्ड है ये जहाज़। इस रिफाइनरी के सीईओ वांग क्यूइंग पर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, चाइनीज़ कंपनी के। 19 और एंटिटीज़ और वेसल्स को भी टारगेट किया गया है जो यूएस ट्रेजरी के मुताबिक ईरान की शैडो फ्लीट का हिस्सा हैं और डिसेप्टिव शिपिंग प्रैक्टिसेस में मुलव्विस हैं। हमने आपको शैडो फ्लीट उस दिन बताया था कि वो जहाज़ जिनके इंश्योरेंस नहीं होते हैं, जिनको रजिस्टर नहीं कराया जाता है, जो नंबर 2 का माल लेकर जाते हैं, उन्हें शैडो फ्लीट कहा जाता है। अब ईरान पर इतनी पाबंदियां हैं तो जाहिर सी बात है वो उसे दूसरे रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं अपने मुल्क को चलाने के लिए, अपनी आवाम को पालने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी हुकूमत सब चलाने के लिए। हर किसी को पैसा चाहिए। पाबंदियां इसलिए लगा दी गई कि ईरान कब्ज़े में नहीं आता, अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है, और ईरान लगातार इसराइल के लिए एक मुश्किल और एक ख़तरा बना हुआ है, और इसराइल के लिए कोई ख़तरा बने ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ये सारा खेल है। बढ़ते हैं आगे, 2-3 खबरें यहाँ से ले लेते हैं। इसराइली आर्मी ने सीरिया के इलाकों में, गोलान हाइट्स में मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट किए। अल जोलानी, गुड मॉर्निंग। आपको ये सब सुनाई और दिखाई दे रहा है। लोग आपको देख रहे हैं। पता नहीं कौन थे लोग जो आपको, पता नहीं, आप में खलीफा ढूंढ रहे थे। मुझे पता है आप क्या हैं। इसराइली आर्मी कंडक्ट कर रही मिलिट्री ड्रिल सीरिया के इलाकों में, और आप कान में उंगली डाले सो रहे हैं। ये सब हो रहा है, और आर्मी ने कहा कि और ज़्यादा फोर्सेस, व्हीकल्स गोलानी हाइट में आएंगी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। वहाँ करने की एक्सरसाइज क्या है पता नहीं। अरब कंट्रीज़ ने सोमालिया के प्रेसिडेंट की जो कत्ल की कोशिश की गई उसको कंडेम किया है, उसके
جو ہے نندا کی ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ الشباب کر کے ایک جو ٹیرر گروپ ہے اس نے اس اٹیک کی، ان کے کانوائے پر حملے کی ذمہ داری لی، اور جو ہے صومالیہ کے پریزیڈنٹ ہیں حسن شیخ محمود، جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش بدوار یعنی ویڈنسڈے یعنی بدھ کی رات کی گئی تھی۔ ان کی گاڑی، ان کے قافلے کے پاس ایک بم لگا کر اڑایا گیا تھا موگادیشو میں، لیکن یہ بچ گئے بال بال، لیکن پھر بھی ان کی اب جان کو لے کر سبھی کو فکر بھی ہو رہی ہے اور سب اس حملے کی مذمت کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک خبر آپ کو بتا دیں، اسرائیل کی دارالحکومت تیل اویو میں کل رات بنجمن نتن یاہو کے خلاف ہزار لوگ سڑکوں پر اتر پڑے، اور اسرائیلی پولیس سے ان کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی۔ اور یہ سارا جو ہے مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بنجمن نتن یاہو اور جو رونن بار ہیں شن بیت کے چیف، ان کے بیچ سب صحیح نہیں ہے۔ وہ رونن بار کو ہٹانا چاہتے ہیں، عوام نتن یاہو کے خلاف ہو گئی ہے، اور کچھ پروٹیسٹ ہوسٹیجز کو بھی لے کر ہو رہے تھے کہ حماس کے ساتھ سیز فائر کنٹینیو کریے، ہمیں ہمارے ہوسٹیجز زندہ چاہیے، آپ جنگ چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اسرائیل کی پالیٹکس میں بھی بہت کھیل ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔